नमस्कार, टीचिंग विंडो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल भूषण और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट। और उस वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पांस रहा, काफी अच्छा आप लोगों अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई आप लोगों की। और मन खुश होता है जब आप लोगों की प्रतिक्रियाएं आती है, फीडबैक आता है, कमेंट्स करते हैं आप। तो प्रोत्साहन मिलता है कुछ करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ आगे बढ़ने का। इसी तरीके से आप लोग अपना प्रतिक्रिया देते रहें, कमेंट करते रहें, बताते रहें कि कैसा लगा क्लास, क्या समझ में नहीं आया वो बताइए, तो मैं फिर अगली क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। इसी सिलसिले में बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अगली क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइगोत्स्की को। ये मैंने पहले से लिख रखा है आप लोगों के लिए, ताकि बहुत ज्यादा लंबा क्लास ना हो, है ना। अगर आपके सामने में लिखूंगा तो फिर ज्यादा लंबा क्लास होगा। खैर, तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जितनी भी क्लासें हैं, सब समय समय पर आप सबके सामने पहुंचते रहे, है ना। तो शुरू करते हैं इस सिलसिले में। वाइगोत्स्की को हम लोग पढ़ेंगे आज, और वाइगोत्स्की से संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न आना अनिवार्य है। जितने भी टीचिंग एग्जाम है, हर एक एग्जाम में वाइगोत्स्की के बिना वो एग्जाम ही अधूरा है, आप ये मान के चल सकते हैं, है ना। मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जरूर रहते हैं वाइगोत्स्की से, या उससे कभी कभी ज्यादा भी। कारण उसके पीछे यह है कि वाइगोत्स्की ने जो रिसर्च किया है, वाइगोत्स्की ने जिसके आधार पर लिखा है वो समाज और संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पे एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इस बारे में वाइगोत्स्की जी ने बात की है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वाइगोत्स्की को, और एक सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। जितने भी सब टॉपिक हैं वाइगोत्स्की से संबंधित, वो मैंने पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। कुछ और भी टॉपिक है जो इसके बाद लिखूंगा, इसको थोड़ा बहुत डिस्कस करने के बाद, इसका इंट्रोडक्शन बताने के बाद, ताकि एक सिलसिलेवार ढंग से वाइगोत्स्की को आप क्लियर कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वाइगोत्स्की कौन थे, कहां से थे। वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ है, 1896 में, और जिनकी मृत्यु हुई है 1904 में, 1904 में। आप देख सकते हैं कि इतनी कम उम्र के अवस्था में इन्होंने जो योगदान दिया है बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में, बच्चों को समझने के क्षेत्र में, वो अपने आप में सराहनीय है। तो मात्र 37 वर्ष की अवस्था इनके जीवन का जो सफर रहा है, मात्र 37 साल का रहा है। तो रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे, कई सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, और कई सारे जो थ्योरी दिए हैं वो हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे कि इनका पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो इन्होंने दिया है, इसमें यह बताया है इन्होंने कि किस प्रकार से बच्चे पर समाज का और संस्कृति का प्रभाव रहता है, उसके संज्ञानात्मक विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में, संपूर्ण विकास में किस प्रकार से समाज और संस्कृति दोनों ही एक अहम भूमिका निभाता है ना। तो उनका एक ये थ्योरी है। अगला थ्योरी उनका है सोशल इंटरेक्शन। इनके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सोसाइटी और कल्चर से संबंधित है कहीं ना कहीं, है ना। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क के माध्यम से इन्होंने माना है कि बच्चों का विकास सबसे ज्यादा होता है। एक बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है जब वो अपने समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा है, वो बच्चा, उसका जो सबसे पहला समाज है वो उसका घर है, क्योंकि घर भी समाज का एक छोटा सा इकाई है ना। तो पहले घर में सीखता है। किस प्रकार से सीखता है? अपने मम्मी पापा, भाई बहन, इसका अनुसरण करके सीखता है, अनुकरण करके सीखता है ना। तो उसके बाद फिर बाहर निकलता है जब घर से, तो वो अपने दोस्तों से अंतःक्रिया करता है, सोशल इंटरेक्शन करता है, बच्चों से बातचीत करता है, अपने हम उम्र से बातचीत करता है, अपने बड़ों से बातचीत करता है, या अनुकरण करता है, फॉलो करता है, उनको देखता है कि बड़े जो है किसी भी मामले में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी बातें जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है ना। तो इस पे भी इनका सिद्धांत है कि एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सबसे अधिक होता है।
अगला टॉपिक अपना है कि वैगोस्की ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास पे वैगोस्की का क्या कहना है, ये बातें हैं, है ना। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी सोशल इंटरेक्शन, सोशियो कल्चरल थ्योरी में ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है ना, संज्ञानात्मक विकास में इंक्लूडेड है। सामान्य तौर पर आप इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास को समझ सकते हैं कि एक बच्चे का, और एक और बात, पियाजे जो है इस पॉइंट पे वाइगोस्की से डिफर करते नजर आते हैं। वाइगोस्की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे से ज्यादा सहमत नहीं दिखाई देते हैं। वो हम अंतिम में पढ़ेंगे, जब हम जीन पियाजे को भी इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, तब वहां पे हम ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से बिंदु पे, कौन कौन से पॉइंट पे वाइगोस्की और जीन पियाजे एक दूसरे से असहमत होते हुए दिखाई देते हैं। अगला हमारा है मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना। अर्थात ये कि बच्चा जो सीखता है वो अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति से जल्दी सीखता है ना। उससे जो ज्यादा जानकार होता है किसी भी क्षेत्र में, उससे इंटरेक्ट करके सीखता है, उससे अंतःक्रिया करके सीखता है मोर नॉलेजेबल अदर्स में। कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और असिस्टेड लर्निंग, ये तीनों अगर आप समझ गए तो आप समझिए कि स्कैफोल्डिंग जो नेक्स्ट टर्म है वो समझ जाएंगे। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव और असिस्टेड लर्निंग में, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए, समझ जाएंगे, बहुत आसान है। देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहयोगपूर्ण अधिगम, सहयोगपूर्ण अधिगम, जब एक दूसरे का सहयोग करके हम किसी भी अधिगम को प्राप्त करते हैं, किसको कुछ लर्न करते हैं या कोई भी काम को पूरा करते हैं, है ना, तो वो जो है कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास में टीचर ने क्या किया कि अगर 40 विद्यार्थी हैं, 40 स्टूडेंट हैं, तो उन 40 का एक टीम बना दिया, 5-5 का टीम बना दिया, है ना। 5-5 का टीम जो उन्होंने बनाया, तो उसमें उन्होंने एक बात का खासा ख्याल रखा है कि 4 बच्चे में से एक बच्चा ऐसा हो जो ज्यादा नॉलेजेबल हो, है ना। और उसके माध्यम से क्या होगा कि बच्चा एक दूसरे का हेल्प करके कोई एक प्रोजेक्ट को पूरा करेगा, है ना। जैसे आजकल क्लास 10th में, 9th में क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं कि टीम बना दिया, टीम वर्क करना बच्चों को सीखते हैं इस माध्यम से, है ना। बच्चा जो है टीम वर्क करना सीखता है, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ना सीखता है ना। तो जब टीम वर्क की बात आएगी तो हम उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ऐसे और समझिए ना, और प्रैक्टिकल, कि मान लीजिए एक पीपीटी बनाने दिया हुआ है, 5 बच्चों का टीम है, एक पीपीटी बनाना है, तो एक बच्चे ने क्या किया, 5 बच्चों ने पहले डिस्कशन किया, अपना अपना काम लिया और एक दूसरे का सहयोग करना शुरू किया, है ना। कंटेंट में एक बच्चा कंटेंट तैयार कर रहा है, उसमें किसी ने उसका हेल्प कर दिया। एक बच्चा जो है वो लेआउट तैयार कर रहा है, एक बच्चा जो है डिजाइन तैयार कर रहा है ना। इस तरीके से अलग अलग बच्चे का अलग अलग काम है और सारे मिलके जो है एक प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और उस तरीके से जो सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, सहयोगपूर्ण अधिगम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम। कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक बात आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में टीम वर्क, है ना, किया जाता है, टीम वर्क किया जाता है। ठीक है। और कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है कि ग्रुप इसमें भी होता है, परंतु इसमें क्या है कि एक जो ज्यादा नॉलेजेबल होता है वो बाकियों को गाइड करके, है ना, उसके गोल को अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। सहकारी अधिगम इसको हिंदी में हम कहते हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, टू अचीव वंस गोल, है ना। कोऑपरेट करके किसी एक के गोल को अचीव करने में मदद किया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में यह होता है। और असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है, सहाय प्रदत्त अधिगम में क्या होता है कि कोई एक जो मोर नॉलेजेबल होता है वो लेस नॉलेजेबल को हेल्प करता है, असिस्ट करता है ना। वो कोई भी हो सकता है, मोर नॉलेजेबल कोई भी, मशीन भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है जो असिस्ट करे काम करने में, है ना। आप उदाहरण के तौर पे गणित का क्वेश्चन आप करने बैठे, है ना, आप सुबह से कर रहे हैं, हो नहीं रहा है आपसे, तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चा बोर हो जाता है, छोड़ देता है, उब जाता है, दोबारा उसका करने का मन नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा अगर असिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो उठ जाएगा, है ना। तो असिस्टेड लर्निंग जो मोर नॉलेजेबल है वो हेल्प करता है लेस नॉलेजेबल को, है ना, अचीव करने में, तो हम उसको असिस्टेड लर्निंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो है आपको पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं, इसी में मतलब
नेक्स्ट पेज आपको दिखाएंगे इसी में, और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज जानेंगे, पॉइंट बाकायदा मैं लिख के बताऊंगा। अभी जो है हम इसका परिचय समझ रहे हैं, है ना। चलिए स्वागत है फिर से। और अब हम जानते हैं जो टर्म बचे हुए हैं वाइगोस्की से संबंधित, है ना, उसको जानते हैं, फिर उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा नेक्स्ट जो टर्म है वो है रेसिप्रोकल लर्निंग, जिसको व्युत्क्रम शिक्षण कहते हैं। इसको आप शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं कि व्युत्क्रम शिक्षण का अर्थ यह है कि जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं पठन पाठन प्रक्रिया में। उदाहरण के लिए क्वेश्चन आंसर की जो प्रक्रिया चल रही होती है तो वो रेसिप्रोकल लर्निंग के अंतर्गत आएगी, है ना। जब टू वे लर्निंग हो रहा होता है, शिक्षक भी एक्टिव होता है, बच्चे भी एक्टिव होते हैं, और दोनों तरफ से बातचीत प्रारंभ हो जाती है, तब उसको जो है हम रेसिप्रोकल लर्निंग कहेंगे, व्युत्क्रम शिक्षण कहेंगे, या व्युत्क्रम अधिगम कह सकते हैं इसको, है ना, व्युत्क्रम अधिगम कहेंगे। रोल प्ले है नेक्स्ट। रोल प्ले में क्या होता है, भूमिका निर्माण में क्या होता है कि कभी कभी देखते होंगे कोई भी पाठ को समझाने के लिए शिक्षक जो है एक ऐसा क्लासरूम का निर्माण करते हैं, ऐसे क्लास का निर्माण करते हैं जहां बच्चे अपनी भूमिका को निभा के जो है चीजों को सीखते हैं, है ना। एकांकी के माध्यम से, कई बार छोटे छोटे नाटक के माध्यम से, है ना, बच्चे जो है रोल प्ले करके सीख रहे हैं। जैसे कछुआ और खरगोश वाला जो है आप सबके क्लास में भी कई बार दिखाया गया होगा कि एक बच्चे को खरगोश बना दिया गया, है ना, खरगोश की भूमिका किरदार दे दिया गया, एक बच्चे जो है कछुए की भूमिका निभा रहा है। तो उससे जो है क्या होता है कि इंटरेक्शन बढ़ता है, सोशल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, उसमें सामाजिकरण बच्चे का बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है ना। ये सारी जो बात है वो रोल प्ले में बहुत तरीके से हो पाता है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। अगर आप कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव और असिस्टेड लर्निंग समझ चुके हैं तो स्कैफोल्डिंग समझ सकते हैं, जिसको हिंदी में हम मचान भी कहते हैं, ढांचा निर्माण भी कहते हैं, है ना। ढांचा निर्माण भी कहीं कहीं आप देख सकते हैं, ढांचा निर्माण भी इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग को। मतलब ये कि जब एक मोर नॉलेजेबल जो है हेल्प करता है किसी बच्चे को सीखने में, किसी चीज को सीखने में मदद करता है, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, है ना, तो ये जो है वो टेम्पररी होता है, और ये स्कैफोल्डिंग का प्रयोग तब किया जाता है जब इसकी जरूरत होती है ना। अब जैसे हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे को इस बात का आभास रहता है कि हमने पीछे से थाम रखा है, इस बात से आश्वस्त रहता है बच्चा और साइकिल चला रहा होता है आगे, है ना। हम पीछे से क्या है कि इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, देखो बेटा आगे देखो, है ना। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं बच्चों को, है ना। और जब हम देखते हैं कि बच्चों का बैलेंस बिगड़ रहा है तब हम पीछे से थाम लेते हैं ताकि बच्चा गिरे नहीं। तो जो टेम्पररी सपोर्ट है उसे हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे, उसे हम ढांचा निर्माण कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, वास्तविक और संभावित विकास। इसको बहुत ही सलीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने आप आए, है ना, और आपने सोचा कि एक काम करता हूं, प्रीवियस ईयर का एक टेस्ट सीरीज लगा के देखते हैं। 100 नंबर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको आपने अटेम्प्ट किया और आपको 70 नंबर आए। तो जो 70 नंबर आए वो आपका एक्चुअल डेवलपमेंट उस वक्त का है ना। जो एक्चुअल स्टैंडर्ड आपका वो है कि 70 नंबर आपका आया। अब 1 महीने 2 महीने आपने तैयारी की, है ना, और उसके बाद फिर से उसी तरीके का एक जो है आप करने बैठे टेस्ट सीरीज, तो 70 में 100 में से आपने क्या कर लिया, 90 नंबर लिया। यहाँ पे 100 में से 70 लाया आपने, यहाँ 100 में से 90 आपने लिया है ना। तो ये आपका वास्तविक विकास था और ये आपका संभावित विकास है ना। तो यही बात है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, वास्तविक और संभावित विकास क्या है, कि हमने प्रक्रिया में आने से पहले जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, और प्रक्रिया में आने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डेवलपमेंट, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस याद आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल और पोटेंशियल डेवलपमेंट ये है। अब इन दोनों का जो अंतर है 70 और 90 का, वही कहलाएगा क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, है ना। मेहनत करने से पहले, मतलब तैयारी करने से पहले आपको 70 नंबर आए,
तैयारी करने के बाद आपको 90 नंबर आए, तो 70 से 90 तक जो आप पहुंचे वही है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इसी को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। विशेष तौर पे पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे, फिलहाल इतना समझिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाइगोस्की ऑन प्राइवेट स्पीच, निजी भाषण पर वाइगोस्की का क्या मानना था। इसको बहुत ही आप प्रैक्टिकल उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब किसी चीज को आप नया नया सीखते हैं तो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि एक क्वेश्चन है ना, एक लो कोई क्वेश्चन है, उसमें मैंने बता दिया कि एक काम करना, पहले आप डायग्राम बनाना, फिर मार्क कर देना ABC, है ना। मान लो ट्रायंगल से संबंधित कोई क्वेश्चन है, मैंने क्या दिया कि पहले नाम दे देना, तीनों कॉर्नर का ABC लिख देना, और उसके बाद जो है जो मेजरमेंट है वो लिख देना, है ना। उसके बाद नीचे लिखना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, है ना। इस तरीके से मैंने स्टेप बता दिया बाकायदा आपको, और उसके बाद नीचे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो भी है आप AB + BC + AC लिख के, और नीचे मेजरमेंट उसी तरीके से प्लस कर देना, ये कर देना। आप मान लीजिए कि पहली बार ये आप सीख रहे हैं, है ना। तो जब आप बना रहे होंगे खुद से, जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप क्या होता है ना, सामान्य तौर पर हम बोल बोल के उसको कर रहे होते हैं ताकि हम कहीं स्किप ना कर जाए, कहीं भूल ना जाए, कुछ गलती ना कर दें, है ना। तो वो जो स्टेज होता है सीखने के बाद का स्टेज, है ना, जो अपने जीवन में जब हम उसको क्रियान्वित कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, बोल बोल के करते होते हैं। आप ये स्टेज बच्चों में भी देखेंगे, बच्चा कोई नया चीज सीखता है तो उसको पहले क्या करेगा, बोल बोल के करेगा, है ना। तो सोशल स्पीच जब दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। प्राइवेट स्पीच वो होता है जब बच्चा अपने स्तर पे करता है, और जब अपने स्तर पे बच्चा ट्रेंड हो जाता है तो इनर स्पीच पे चला जाता है, मन ही मन वो बच्चा उस काम को करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक पंक्ति में इसको और बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन, 3 एरो बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, है ना, और यहां पे इनर स्पीच। ये इस क्रम में चलता है। पहले सोशल इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच, एक मोर नॉलेजेबल लेस नॉलेजेबल को पढ़ाया बताया, अब उसको वो अपने स्तर पे एनालाइज करेगा, अपने स्तर पे जब करने का प्रयास करेगा तो बोल बोल के करेगा, है ना, तो वो प्राइवेट स्पीच। और जब वही बच्चा ट्रेंड हो जाएगा उसको, तो फिर मन ही मन इसको वो अपने मन में वो क्रियान्वित कर सकता है, अपने तरीके से एनालाइज कर सकता है, और अपने तरीके से अपनी एक समझ विकसित कर सकता है। यही है वाइगोस्की का थॉट प्राइवेट स्पीच पे, निजी भाषण पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है अगर, तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जानते हैं, वैसे ये हम कर भी रखे हैं, है ना, कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगोस्की, जिनका जन्म हुआ है 1896 में, है ना, और जिनकी मृत्यु हुई है 1904 में। देखो गलत लिख दिया, 1904 में, है ना। लगभग 37 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, और इन्होंने कई सारे थ्योरी दिए हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के, बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के कई सारे थ्योरी दिए हैं, है ना, जिसमें कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इन सारे सबके थ्योरी जो है वो वाइगोस्की ने दिया है कई सारा। तो वाइगोस्की का 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव या तीनों का उद्देश्य एक है। इस संदर्भ में समझिए कि उन्होंने जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है वाइगोस्की ने, तो उनका मानना यह है कि किसी भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे मुख्य योगदान है, वो कल्चर का होता है, संस्कृति का होता है। जिस संस्कृति में बच्चा पलता बढ़ता है, जिस परिवेश में बच्चा पलता बढ़ता है ना, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है बच्चे पर। और साथ ही साथ सोसाइटी का भी, सोसाइटी और कल्चर, समाज और संस्कृति दोनों का बहुत गहरा प्रभाव रहता है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर। और तीसरा है लैंग्वेज,
है ना, इसको एक और अलग माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं अपना जो भारत है वो विविधता का देश है, डाइवर्स कल्चर वाला कंट्री अपना देश है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि एक बच्चा कई सारी भाषा सीख लेता है अपने आप ही अनुकरण करके। घर में रहता है तो जो पारिवारिक परिवेश में जो भाषाएं बोली जाती है वो भी सीखता है। जब घर से बाहर निकलता है तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो भी सीखता है, और एक थर्ड लैंग्वेज भी बच्चा सीखता है। तो कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान हर एक बच्चे के अंदर होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं किसी भी चीज को समझने की क्षमता जो है उसकी बढ़ जाती है, पर्सपेक्टिव बढ़ जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट में एक चीजों को वो समझ सकता है, महसूस कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस प्रकार से कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में अहम भूमिका निभाता है। दरअसल जितना डाइवर्स कल्चर होगा, बच्चा उतने अच्छे से सरवाइव कर पाएगा किसी भी तरीके के डिफिकल्ट सिचुएशन या कंडीशन में, क्योंकि अलग अलग संस्कृति जो है बच्चों को सिखाता है रेसिस्ट करना, बच्चों को सिखाता है कि किस प्रकार से वो अपने आप को संतुलन बना के रखेगा विपरीत से विपरीत और विषम से विषम परिस्थिति में भी, है ना। तो ये आपका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जो जिसका कि कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज का संज्ञानात्मक विकास पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। दूसरा है इसी से संबंधित सोशल इंटरेक्शन, है ना, अंतःक्रिया। बच्चा जब अंतःक्रिया करता है तो किस किस स्तर पे करता है और किस प्रकार से अंतःक्रिया करने से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, ये समझिए। पहले क्या करता है बच्चा, सामाजिक स्तर पे अंतःक्रिया करता है, सोशल लेवल पे अंतःक्रिया करता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 5 साल का एक बच्चा है जो घर से बाहर निकलता है, लोगों से बातचीत करता है। लोगों से बातचीत करने के दौरान जो उससे बड़े हैं, जो उसके साथ पढ़ने वाला है ना, अंतःक्रिया करने के दौरान कई सारी चीजों को जानता है ना। आप देखते होंगे अपने लाइफ में कि बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। सामान्य तौर पर जनरली ऐसा ही देखा जाता है, बच्चे क्यूरियस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सवाल करते हैं, है ना। और सवाल करते हैं तो जो भी बड़े या जो भी उसके हम उम्र जब उसका जवाब देते हैं तो उसको क्या करता है, पहले बच्चा सोशल लेवल पे इंटरेक्शन करता है, पूछता है, अनुकरण करता है। उसके बाद जो चीज वो सीखता है अपने बड़ों से, अपने समाज से, उसका अपने निजी जीवन में, अपने पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करता है और उसका जो है व्यक्तिगत स्तर पे जो है उसको इंप्लीमेंट करता है ना। तो इससे हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है पहले होता है सामाजिक स्तर पे, सोशल लेवल पे, और उसके बाद जो होता है व्यक्तिगत स्तर पे होता है, इंडिविजुअल के लेवल पे होता है सोशल इंटरेक्शन। अपने मन में सोचता है, जो बातें वो समाज में सीखता है वो अपने मन में सोचता है ना, विचार करता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। और उसके बाद जो है हम ये देख सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य जो है वो 2 बार होता है ना। सोशल इंटरेक्शन जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य 2 बार होता है। एक होता है आपके सामाजिक स्तर पे, सोशल लेवल पे, और उसके बाद होता है व्यक्तिगत स्तर पे, है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। अगला जो टर्म हमारा है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है ना। इन दोनों को अगर आप मिला दें तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप समझ जाएंगे, है ना। अगर ये दोनों क्लियर है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वाइगोस्की के अनुसार किसी बच्चे में, है ना, वो क्या है, वो एक सामाजिक रचनावाद का विषय है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का जो है सब्जेक्ट है वाइगोस्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना। और इसमें क्या है कि बच्चा काफी क्यूरियस होता है, बच्चा, है ना। क्यूरियोसिटी के हिसाब से बच्चा सीखता है। उसको बच्चे को डिस्कवरी चैनल आप खोल के दे दीजिए, वो घंटों बैठा रहेगा उसके सामने, है ना। उसके बाद उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते बच्चों को देख लेंगे, है ना। किसी पक्षी को देख लेंगे तो पक्षी को देख के पहचान जाएगा, किसी फोटो में वो पक्षी देख लिया तो पहचान जाएगा, किसी स्नैक को देख लिया तो देख के पहचान जाएगा, है ना। इस प्रकार से बच्चा बहुत क्यूरियस होता है और उसके बारे में बताता भी फिरता है लोगों को, है ना। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे का, वो उस पे कल्चर का बहुत इफेक्ट होता है, सोसाइटी का बहुत इफेक्ट होता है, भाषा का बहुत इफेक्ट होता है। बच्चा सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से पहले समाज के स्तर पर सीखता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर उसको एनालाइज करता है। इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं कि एक बच्चे का जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो 2 स्तर पे होता है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वाइगोस्की के अनुसार वो एक सामाजिक रचनावाद का विषय है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का विषय है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म का सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चा एक्टिव रहता है और काफी जिज्ञासु रहता है, क्यूरियस रहता है। और यहीं पे आप देखेंगे कि
वाइगोस्की जो है कहीं ना कहीं जीन पियाजे से असहमत होते हुए नजर आते हैं, है ना। जब हम पढ़ेंगे वाइगोस्की को पढ़ेंगे, जीन पियाजे को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप इस चीज को आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग का क्या प्रोसेस है, लर्निंग किस किस प्रकार का हो सकता है जो सोसाइटी में है ना। सोशल लर्निंग किस किस प्रकार का हो सकता है, किस किस लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन हो सकता है ना, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो वाइगोस्की के अनुसार जो है सोशल लर्निंग में, जिसमें कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन आपको हर एक लर्निंग टाइप्स में दिखेगा। पहला हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग है ना। इसमें क्या है कि बच्चा टीम वर्क में काम करना सीखता है, टीम के साथ काम करना सीखता है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी दिया भी था कि एक क्लास है, 40 बच्चों का एक क्लास है और 5-5 के टीम में अगर डिवाइड कर दिया उसको, तो पांचों जो है मिलके काम करेगा, है ना। एक दूसरे को सहयोग करेगा, एक दूसरे को सहयोग करना सीखेगा, एक दूसरे के विचार का सम्मान करना सीखेगा बच्चा। इस प्रकार से आप क्या देख सकते हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, जिसमें बच्चा टीम वर्क सीखता है, टीम के साथ काम करना सीखता है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग होता है जब किसी कोऑपरेट करके बच्चा सीखता है ना। मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रहा है, तो एक आपका मित्र जो है वो आपको कोऑपरेट करेगा आपके एम को अचीव करने में, आपके गोल को अचीव करने में आपकी मदद करेगा, तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाएगा, है ना। इसमें तय है ये बात कि जो दूसरा है वो मोर नॉलेजेबल होना चाहिए, है ना, वो आपकी हेल्प करेगा आपके गोल को प्राप्त करने में। तो टू अचीव वंस गोल, इसका उद्देश्य होता है, इसका एम होता है कोऑपरेटिव लर्निंग का, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है असिस्टेड लर्निंग, जो गेन किया जाता है, जो मोर नॉलेजेबल होता है उसके माध्यम से गेन किया जाता है। चाहे वो कोई इंसान हो सकता है ना, कोई टीचर हो सकता है ना, कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है ना। किसी के माध्यम से भी जो है एक असिस्टेंट जो हमें मिलता है उसको हम असिस्टेड लर्निंग कहते हैं, है ना। कई सारे जगह पे आप देखते हैं कि रोबोट जो है वो असिस्ट करता है, तो वो भी असिस्टेड लर्निंग के अंतर्गत वो आएगा, है ना। आयरन मैन वाली मूवी याद कर लीजिए, तो वहां से आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या होता है, जब संवाद दोनों तरफ से हो, जब टू वे लर्निंग हो, है ना, जब एक एक्टिव क्लासरूम हो। एक्टिव क्लासरूम कहने का मतलब है कि शिक्षक और छात्र, शिक्षक और बच्चे दोनों ही एक्टिव हों, है ना। और ये कहां कहां यूज किया जाता है, क्वेश्चन आंसर करते वक्त, जैसे शिक्षक ने प्रश्न पूछा, बच्चा आंसर देगा, तो टू वे हो रहा है, दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करने में, मान लीजिए कोई बात है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षक क्या किया कि रीडिंग करवाना शुरू किया, है ना, और बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे ने एक सवाल कर दिया कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं आया, है ना। तो फिर टीचर बोलेगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से अंतःक्रिया हो रही है, दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, किसी आंसर को बताने में। तो वो जो है वो रेसिप्रोकल लर्निंग के अंतर्गत आएगा, व्युत्क्रम अधिगम के अंतर्गत आएगा। लास्ट है आपका, इसमें और भी जैसे समराइजिंग है, सारांश बताते हुए, किसी भी चीज का समरी बताते हुए जो है वो रेसिप्रोकल लर्निंग होता है। तो लर्निंग का ये टाइप जिसमें कि सोशल इंटरेक्शन होता है, वाइगोस्की के अनुसार है, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगर किसी भी टर्म में आपको कोई दिक्कत लगे तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है वाइगोस्की का जो थॉट है रोल प्ले को लेकर। सामाजिक इंटरेक्शन में जो है रोल प्ले किस प्रकार से भूमिका निभाती है और रोल प्ले के माध्यम से किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है समाज में, और बच्चों का विकास किस किस प्रकार से होता है वो हम देखते हैं, है ना। जैसे रोल प्ले पे काफी जोर दिया जाता है बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए, रोल प्ले करके पढ़ाने के लिए। उसके पीछे का कारण यह है कि बच्चा जो है वो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है, और कहीं ना कहीं बच्चा जो है एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करता है रोल प्ले में, है ना। जिससे कि अब जाहिर है जब बच्चा एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास ज्यादा होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, है ना सिर्फ उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी बल्कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, अर्थात जो कॉम्प्रिहेंड कर सकता है किसी चीज को, है ना,
अपने अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ सकती है, एक्सप्रेशन स्किल बढ़ सकती है, इसको ऐसे समझे तो। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल, भाषिक कौशल जो है, भाषिक कौशल में भी उसका विकास होता है बच्चे का, है ना। बहुत ही सहज ढंग से अपनी बात को रख पाता है, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, लैंग्वेज स्किल हो पाता है रोल प्ले के माध्यम से। और नेक्स्ट क्या है, उसकी थिंकिंग भी डेवलप होती है ना। क्लास 6 में जब मैं था तो मुझे याद है कि मगरमच्छ और लोमड़ी का एक कुछ ऐसा कहानी था, है ना, जिसमें क्या था कि रोल प्ले के माध्यम से हमारे जो टीचर थे वो हमें सिखा रहे थे। तो रोल प्ले के बाद जो है वो बच्चे के दिमाग में ये बार बार चलता रहता है कई बार कि फिर खरगोश का क्या हुआ, फिर लोमड़ी का क्या हुआ होगा, क्या जो मगरमच्छ है वो भूखा ही मर गया होगा लोमड़ी के भाग जाने के बाद। इस प्रकार से जो कल्पनाशीलता है, जो इमेजिनेशन पावर है, बच्चों का डेवलप होता है रोल प्ले के माध्यम से, है ना। तो हम ये भी देखते हैं कि जो थॉट प्रोसेस है या जो इमेजिनेशन है बच्चों का, उसमें बहुत अच्छा विकास होता है। और साथ ही साथ बच्चों का जो किसी भी समस्या को हल करने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है इसके माध्यम से, रोल प्ले के माध्यम से। अंतःक्रिया के रोल प्ले में जो अंतःक्रिया होता है उसके माध्यम से जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है बच्चों के अंदर वो डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट टर्म जो है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो है स्कैफोल्डिंग, है ना, जिसको मचान कहते हैं, ढांचा निर्माण कहते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, एक जो ज्यादा जानकार होता है, वो प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है लर्नर को, शिक्षार्थी को, जो सीखने वाला है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये जो सपोर्ट है वो टेम्परेरी सपोर्ट होता है ना, टेम्परेरी सपोर्ट होता है, जिससे कि लर्नर को सहूलियत मिलता है किसी भी चीज, किसी बैरियर को पार करने में, आगे बढ़ने में, है ना। उसको जो है वो सपोर्ट मिलता है और आगे बढ़ने में उसको हेल्प मिलता है ना। प्रोवाइड सपोर्ट टू रीच नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में उसको मदद मिलता है। नेक्स्ट क्या है, गोल इज टू मेक लर्नर इंडिपेंडेंट, है ना। इसमें जो MKO होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, उसका ये उद्देश्य होता है, उसका ये उद्देश्य होता है कि वो जो लर्नर है उसको इंडिपेंडेंट बनाए, है ना, आत्मनिर्भर बनाए। आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर शिक्षार्थी बनाना पड़ेगा, यह हर शिक्षक का कर्तव्य होता है ना। नेक्स्ट है यूज्ड व्हेन नीडेड, ये चीज बहुत प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित कई बार प्रश्न आ चुके हैं आपके सीटेट के लिए एनडीएस में, है ना, कि स्कैफोल्डिंग की जरूरत तभी होनी चाहिए, तभी स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो, है ना। बिना मतलब कि अगर आप बच्चे को पैम्पर करते रहेंगे तो बच्चा जो है विकलांग हो जाएगा, है ना। इसलिए बच्चे को मदद आप तभी कीजिए जब आपको लगे कि नहीं वाकई जरूरत है, बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है, अगर हमारे थोड़े से सपोर्ट से बच्चा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा तब बच्चे का मदद कीजिए आप, है ना। बच्चे को अगर आप हर वक्त उसका मदद करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, उसको डर उसके मन में हो जाएगा, अकेले कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, है ना, अकेले कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि स्कैफोल्डिंग तभी होनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो, है ना। तो ये मुख्य टर्म थे जो हमने अभी देखा। 2-4 मुख्य टर्म और है जो हम अभी पढ़ते हैं। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन हाँ, एक क्लास में पूरा वाइगोस्की हम अभी समझ जाएंगे। तो वाइगोस्की का जो नेक्स्ट थ्योरी है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, उसमें से एक ये है एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, और इसके माध्यम से आप कैसे समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग जो है आप या सामाजिक अंतःक्रिया जो है इसमें भी शामिल है, ये देखेंगे। जैसे कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है कि स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा निर्धारित वास्तविक विकासात्मक क्षेत्र, काफी ज्यादा हिंदी हो गया, इसको ऐसे समझिए, है ना। एक्चुअल डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज का तैयारी आप कर रहे हैं और आपने जब टेस्ट दिया उसका तैयारी शुरू करने से पहले, तो 100 में से आपको 60 मार्क्स आ गए, है ना, आउट ऑफ 100 आपने 60 गेन किया। और तैयारी करने के बाद, है ना, आपने जब पेपर दिया तो 100 में से 90 आपने प्राप्त किया। तो 60 से 90 तक का जो सफर है ना, वही इन दोनों का डिफरेंस है
है ना। मतलब बिना तैयारी किए आप अगर 100 में से 60 ला रहे हैं, फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लेके, किसी साथी का हेल्प लेके जो है आप में जो भी कमियां थी, जो दिक्कतें थी, उसको हल किया आपने, और उसके बाद जब आप दे रहे हैं तो आपको 90 नंबर आ रहा है ना। तो इसे ही हम पोटेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। जब अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित संभावित विकास जो होता है उसको हम पोटेंशियल डेवलपमेंट कहते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 60 से 90 तक के सफर का जो डिफरेंस है, उसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, या किसी भी समस्या का समाधान खुद के स्तर पर करने में और किसी भी समस्या का समाधान परिपक्वता के बाद करने का जो अंतर है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहते हैं, है ना। इसको आप एक पंक्ति में अगर समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन, है ना, पोटेंशियल डेवलपमेंट एंड एक्चुअल डेवलपमेंट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अंतिम के कुछ सिद्धांत हैं जो बचे हुए हैं इसके, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे कि 2 सिद्धांत बचा हुआ है कि प्राइवेट स्पीच पे इनका क्या थॉट रहा है वाइगोस्की का, है ना, उसके बारे में जानेंगे। और साथ में हम अंतिम में ये जानेंगे कि वाइगोस्की जो है जीन पियाजे का जो दोनों का थॉट है, जो विचार है, वो किस प्रकार से अलग हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। इस बात को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये, जिसको कि बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बाद वाले वीडियो में उसको दिया जाएगा, है ना, उसको समझिएगा। उसके बाद जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई बात जो समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मैं अपने शिक्षण शैली को और बेहतर कर सकूं, आपको बता सकूं, समझा सकूं। और कहीं ना कहीं जो हम सबका उद्देश्य है ना, किसी न किसी टीचिंग एग्जाम को लेकर आप सब कंसर्न होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें जो है हम सफलता पा सके, है ना। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि टीचिंग एग्जाम से संबंधित जो भी छात्र हैं, जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो बीएड कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी लाभान्वित हो सके इसके माध्यम से। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।